विपक्ष की तरफ से अपनी जो रणनीति है वो पूरे तौर पर बना ली गई है। मुद्दों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, किस प्रकार से सरकार को घेरना है, उन तमाम विषयों को लेकर के जो विधायकों की जिम्मेदारी लगनी है और प्रदर्शन का किस प्रकार का रूप रहने वाला है, ये तमाम विषय जो हैं वो चर्चा में आ चुके हैं। हालांकि इनकी खुल करके कोई रणनीति मीडिया के समक्ष फिलहाल नहीं बताई है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा जैसे ही बैठक से बाहर आए उससे एक बात ज़रूर साफ हो चुकी है कि तमाम मुद्दे जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और सदन की जो कार्रवाई है, कल मानसून सत्र की जो कार्रवाई है वो पूरे तौर पर हंगामेदार रहने वाली है। सबसे पहला मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का ही मुद्दा रहने वाला है। नूह को लेकर के सरकार को जो नूह की जो हिंसा हुई उस मुद्दे को लेकर घेरने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। हमारे साथ मोहम्मद इलियास जी हैं जो उसी क्षेत्र से आते हैं, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को देखा भी है, प्रशासन की कार्रवाई को भी देखा है, सरकार की क्या व्यवस्था थी उसको भी देखा है और इस पूरी हिंसा को भी देखा है। इलियास जी, आप अपने शब्दों में बताएं पहले, बैठक में नूह को लेकर के कितनी गंभीरता जो है, नूह की जो हिंसा है उसको लेकर के रखी जा रही है और कल किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाए? नाम क्या है आपका? जितेंद्र जी, बात ये है, जैसा कि आपने कहा कि वो आदरणीय हुड्डा साहब के सामने उन्होंने आपके सामने बात रखी दी है, जो आपने पता किया था आज की मीटिंग के बारे में, कल विधानसभा में जो कार्रवाई होने जा रही है उस बारे में। जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक नूह का संबंध है, ये अब असल में प्रदेश लेवल पर भी और देश लेवल पर भी, बल्कि मैं ये कहूँगा सारी दुनिया के लेवल पर अब ये किसी से कोई इस बात से अनभिज्ञ नहीं है, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। सच्ची बात ये है कि ये जो घटना जो घटी है, मेरी उम्र जितेंद्र जी करीब जो है 75 साल 74 साल होने जा रही है। हमारे मेवात में कभी भी हिंदू मुसलमान का नाम आज तक मैंने नहीं सुना कि हिंदू क्या है मुसलमान क्या है। हमेशा उनके यहाँ कोई खुशी होती है तो हम उसमें रहते हैं, उनके यहाँ गम होता है तो हम उसमें रहते हैं। हमारे यहाँ खुशी होती है तो वो रहते हैं, हमारे यहाँ गम होता है तो वो रहते हैं। मतलब आज तक कोई ऐसी बात 70 साल में हमने महसूस नहीं की कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है। मेरा मतलब कहने का हम बड़े मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे बेहतरीन अगर कोई एरिया है, खित्ता है, तो वो मेवात है, जो प्यार मोहब्बत के लिए जाना जाता है। अब इस मुद्दे को आप कल विधानसभा में किस तरीके से उठाएंगे, आप क्या तैयारी की? देखिए, आपने एक बात अभी इससे पहले एक बात कही थी कि लॉ एंड ऑर्डर पर है। आपने जितेंद्र जी देखा होगा, इस घटना से पहले जब तक ये घटी नहीं थी, हम तीनों विधायक जो है बराबर एसपी साहब से मिलते रहे, डीसी साहब से मिलते रहे, प्रशासन से मिलते रहे और हमने अपनी तरफ से गुहार लगाई, निवेदन किया कि आदरणीय एसपी साहब, डीसी साहब, ये 4-5 दिन से चैलेंज आ रहा है बजरंग दल वालों का, आरएसएस वालों का, कृपया करके आप लोग जो है वो अपनी फोर्स का इंतजाम कीजिए ताकि कहीं यहाँ ऐसा ना हो कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा कोई हो जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, या तो प्रशासन अपने आप में फैल रहा, या प्रशासन के ऊपर जो है कोई ऐसी बात थी ऊपर से, चाहे वो मरकज सरकार की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो। मैं तो यही कहूँगा, इस सारी स्थिति को देखते हुए ये सारा जो है बाकायदा प्री प्लान था। ये सरकार ने सिर्फ 2024 के लिए ये बहुत बड़ा मामला करवाना था। लेकिन सबसे खुशी की बात अब ये होगी, जहाँ तक की बात है, कि ये बीजेपी के लोग इसमें फेल हो गए और इसका मकसद हल नहीं हुआ। हमने तो आज भी सबूत दिया है जितेंद्र जी, आज की तारीख में जब वो कांड हो गया है, इसके बावजूद ये जो अपना गोवर्धन है, यहाँ से परकमल निकलते हैं हर साल 84 साल के, 84 कोस के ब्रजमंडल यात्रा जो है वो 84 कोस से गुजर कर जाती है, फिर वापस ब्रजमंडल यात्रा वहाँ समाप्त होती है। वो बराबर चल रहा है। इसके बावजूद कि मेवात के अंदर हिंदू मुसलमान की आग लगी हुई है और ये सारा बीजेपी का षड्यंत्र था। दोबारा कहा जा रहा है यात्रा होगी अब। अरे दोबारा यात्रा की बात बताऊँ, आज भी हिंदू मुसलमान वहाँ मिलकर यात्रा निकाल रहा है। हम अपने हिंदू भाइयों को जो उसमें यात्री हैं उनका बाकायदा सम्मान कर रहे हैं, उनका खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, उनके रहने के लिए हमें बाकायदा सारा सिस्टम हमने रखा है, रहने के लिए, खाने के लिए उनको वहाँ व्यवस्था कर रखी है। जबकि हमारे बड़े बड़े गांव मुसलमानों होकर वो गुजरते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब इतनी भारी आग लगी हुई है, इसके बाद हमारा भाईचारा बना। सरकार से क्या पूछेंगे आप इस पर, विधानसभा में क्या बात रखेंगे?
सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने ये जो हुआ है ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मेहरबानी करके इसको आगे के लिए ये बढ़े ना, आगे के लिए दोबारा कोई ऐसा मामला ना हो, लिहाजा उसके लिए आप पूरा इंतजाम करें। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और दूसरी बात, जितेंद्र जी, इंक्वायरी की भी कोई बात है? मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कोई भी झगड़ा होता है तो वो दोनों तरफ से होता है। हमारे यहाँ तो टोटली एक तरफा कार्रवाई इन्होंने की है। अरे भाई, बजरंग दल वाले से ही या मेवात के लोग से ही झगड़ा तो दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन आज तक इन्होंने एक तरफा कार्रवाई सिवाय मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की है, उन बजरंग दल वालों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की ही नहीं। भाई, झगड़ा एक तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से होता नहीं। इस मौके पर मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ, जो गुनहगार है, जिन्होंने किया है, उनको बेशक गिरफ्तार करें। हम खुद गिरफ्तार करवाने के लिए तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बेगुनाह है उसके आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी इंक्वायरी करें और जो लोग दोषी ना हो, जो गुनहगार नहीं है, उनको वापस किया जाए, उनको डिस्चार्ज करवाया, जो पकड़ मिले उनको भी छुड़वाया जाए। ठीक है, तो नूह के मामले को लेकर के आपने सुना कि नूह के का जो पूरा प्रकरण है वो विधानसभा के मानसून सत्र में पूरे तौर पर हंगामेदार रहेगा और इलियास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, आपके जो एक साथी विधायक हैं, उनकी जो बातें हैं वो काफ़ी सामने निकल कर के आ रहे हैं। कुछ पक्ष ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिनकी वजह से जो है मामला जो है वो कहीं ना कहीं भड़कता हुआ नजर आ। देखिए जितेंद्र जी, उनको जो देखो, अभी मैं इस बात से मना करूं तो मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तो हाउस में कहा था, सबके सामने वो रिकॉर्ड है बाकायदा। उन्होंने अलबत्ता ये कहा था कि हम प्याज से फोड़ देंगे। ठीक, इसी वही बात आप कहना चाहते हैं, उसी बारे में हमने भी अपनी बात रखी थी, उन्होंने भी अपनी उसमें विधानसभा में हाउस में अपनी तरीके से रखी। वो थोड़े गुस्से के अंदाज में कह गए, तेज के अंदाज में, हमने नरमी से कह दिया, मकसद तो हमारा भी वही था। दूसरी बात, अब आप एक अंदाजा लगाओ, हमारे जिस दिन तक हाउस में मोहम्मद खानी जी ने कहा या हमने कहा, हमारे तो 7 जवान मार दिए गए, हमारे 7 मर्डर कर दिए गए, हमारे तो कोई आंसू पूछने वाला ही कोई नहीं मिला वहाँ। अरे अगर हम विधानसभा में कहते हैं तो फिर सरकार ये मानती है, प्याज छोड़ दी, और अगर नीचे हम धरातल पे कहते हैं, जनता में कहते हैं, तो हमारे खिलाफ 302 के केस दर्ज किए जाते हैं। चौधरी जावेद खान जो है सोने से, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, ना उस वक्त वो 30 में मौजूद थे, ना सोना में थे, वो तो कहीं बाहर थे, और उनके खिलाफ 302 का केस दर्ज कर दिया। तो ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ मुसलमानों को दबाने, आप प्रशासन की कार्रवाई पे भी सवाल उठा रहे हैं कि सही कार्रवाई नहीं, चाहे तोड़ फोड़ की हो, चाहे केस दर्ज करने। बिल्कुल एक तरफा तोड़ फोड़ की है, जबकि दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए थी, दोनों तरफ से FIR वगैरह प्रशासन कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर यही सिलसिला चलता रहा जैसे तो जावेद के साथ इन्होंने किया है, इसका मतलब तो आगे चलकर ही फिर हमें सबको गिरफ्तार करेंगे। एक बात बताइए, आप एक बात तो मानते होंगे कि हेट स्पीच नाम की कोई चीज़ होती है। हेट स्पीच, कोई नेता अगर, बड़ा नेता अगर कोई बात अगर ऐसी कह दे तो उसका बहुत बड़ा असर जो है उसके जो समर्थक है उन पर रहता है, और उससे काफ़ी असर पड़ता है इस तरीके की सेंसिटिव बातों को लेकर के। देखिए जितेंद्र जी, बात ये है, दूध का जड़ा छाछ को फूंक फूंक के पीता है, दूध के जड़ा हुआ। अब 6 आदमी के 7 मर्डर हुए पड़े हैं। अरे थोड़ा बहुत स्वाभाविक बात है, उसको गुस्सा तो होगा अंदर। अब उनके तो, हमारे तो 7 आदमी मर गए, हमें तो आज तक कोई पूछ नहीं रहा, ना आप लोग पूछ रहे हो। कैसे हुई इनकी मौत, आप बताइए, क्या कारण रहा, क्या बताया जा रहा है, प्रशासन क्या बता रहा है उनकी मौत का? प्रशासन कुछ नहीं बता रहा। जैसा मोनू मानेसर कहता है कि भाई ये गौ कसी करते हैं, गायों को लाते हैं बाहर से, उनको काटते हैं, खाते हैं। अगर ये गौ कसी करते थे या गौ कसी करते हैं, तो फिर जब भी इन्होंने छापा डाला वहाँ गौएं क्यों नहीं मिली? अरे भाई, इन्होंने 6-7 दफ़ा छापा डाला है, जहाँ भी इन्होंने छापा वहाँ एक गौ नाम की चीज़ ही नहीं मिली। अगर गौ मिल जाती हम भी मान लेते कि वाकई इन्होंने गौ कसी करते ही है। और फिर गौ कसी मतलब ये थोड़ी आप गौ कसी के नाम पर जो है किसी को पकड़ कर, जबकि वो गौ कसी का कोई सबूत में पकड़ कर उसको गाड़ी में लाकर उसको जला दिया जाए। यानी कानून अपने हाथ में तो कोई भी नहीं ले सकता। दूसरी बात, सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी मैं आपको जितेंद्र जी बता देता हूँ,
पीछे जब हम एसपी साहब से मिले, इससे पहले जो मामला हुए राशिद और जुनैद के जो मामला इस घाटी घाट राजस्थान का मामला था, इससे पहले भी 5 मर्डर इन्होंने कर दिए थे। ये मोनू मानसन जो इनकी टीम है, हमने डीसी साहब से कहा, एसपी साहब से कहा कि साहब आप एक बात बताइए, सरकार जब हरियाणा के अंदर है तो आप लोग क्यों नहीं पकड़ते? भाई आपकी पुलिस पकड़नी चाहिए, डीएसपी पकड़े, पुलिस पकड़े, एसपी पकड़े, आप पकड़ो। है आप एक आदमी ले जाओ, 10 आदमी पुलिस वाले ले जाओ। समाज से भी बनाए हुए हैं ना, गौरक्षक जो है समाज में जो हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की। पुलिस को भी बुलाते हैं ना, ऐसे ही बताते हैं कि पकड़ने के बाद पुलिस को भी बुलाया गया। तो आज तक एक भी नहीं पकड़ा, हमारे तो मानस मर गए, हमारे तो पुलिस ने आज तक भी मदद नहीं की। अरे गौ रक्षकों की तभी मदद करोगे जब गौ कृषि होगी। हम खुद मदद करने जा रहे हैं, हम खुद मदद करने के लिए चाह रहे। ऐसा मेवाड़ में कोई भी संजीदा आदमी नहीं जो इस हक में हो गौ कृषि हो, कोई हक में नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान इस पक्ष में है ही नहीं, कोई भी नहीं है। ये तो सिर्फ जितेंद्र जी 2024 का मामला था ये, और 2024 के सिर्फ वोटों का ही प्री प्लान था गवर्नमेंट का। अब मामन जी के खिलाफ अब वो जनानी का वो आरोप लगाया हुआ आपने देखा होगा। ये 2018-19 में भी आरोप इसके जो मैं लगाया था, उस वक्त वो भर के नहीं आए थे। उस वक्त मुझे 2-4 अधिकारी ने कहा था कि भाई लिया जी ये क्या मामला, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था। मैंने कहा आप इंक्वायरी कर लो, अगर ये सही है तो आप कार्रवाई करो। आज तक उसका नाम नहीं आया, कहाँ चला गया वो एप्लीकेशन। अब फिर उसको जो है, असल में बात ये है, मामन जी का जो हल्का है ना, वहाँ के कुछ लोग सरकार से बाहर हैं और कुछ लोग सरकार में हैं। राजनेता जो है वो हर कीमत पे ये चाहते हैं कि ये मामन जी कहीं ना कहीं फंसकर ये डिस्क्वालीफाइड हो जाए, या इसको सजा हो जाए, या इसको जेल हो जाए, और ये हल्का खाली हो जाएगा और हम यहाँ से इलेक्शन लड़ लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है। आपका कहना है, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, ये इलेक्शन का आरोप आप लगा रहे हैं, राजनीति का आरोप। किसी पे तो आरोप लगा ही रहे हैं ना, 2024 का। राजनीति में सच कह रहा हूँ, पीछे भी उन लोगों ने आरोप। कौन लोग हैं वो? कोई भी हो सकते हैं, वो बचेरे हैं जो इलेक्शन जो राजनीतिक आदमी में किसी का नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, है। हाँ ठीक है इलियास जी हमारे साथ, और सीधे तौर पर ये वो मुद्दा जिस मुद्दे को सदन के अंदर भी कांग्रेस उठाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, और पूरे तरीके से मोहम्मद इलियास भी अपनी बात उसी प्रकार से रखते नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इस मामले की जहां वो निंदा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई हो या फिर जो कथित गौरक्षक हैं उनकी जो कार्रवाई। कुछ और कहना चाह रहे हैं बीच में, बताइए। असल में बात क्या हुआ जितेंद्र जी, इसमें ये जो पीछे प्रशासन था जिसमें एसपी था, डीसी भी था, उनसे हम तीनों एमएलए कई बार मिले। इस मामले में क्या यात्रा हो रही है? गौ कसीवाड़े में। अच्छा, गौ कसीवाड़ा। हाँ, वो यात्रा के बारे में ही वो तो इस यात्रा से शुरू होती है। इससे पहले 4-5 मर्डर कर दिए थे। अगरचे ये जो इस वक्त यहाँ एसपी है विजय जी और डीसी साहब है, अगर यहाँ ये उस वक्त होते, अब तक ये होते, तो शायद ये मामला यहाँ घटना घटित नहीं होती और ये कंट्रोल भी उसको बड़ी आसानी से कर लेते। क्योंकि हमने जो इसका तजर्बा देखा है, ये जो 1.5-2 साल वहाँ रहे हैं, और अभी भी आपने देखा होगा जिस दिन से बिजरानिया साहब यहाँ आए हैं, खटकला जी आए हैं, डीसी साहब, दिन पर जो है वो शांति की तरफ जो है इलाका जा रहा है। रोजमर्रा लोग आहिस्ता। मैंने डीजीपी साहब से भी पूछा था, शत्रुजीत कपूर से, वो कह रहे थे मैं भी उस इलाके के अंदर कई बार जो अपनी ड्यूटी है वो दे करके आता। हाँ, शत्रुजीत कपूर को भी काफ़ी तजर्बा है वहाँ वो एसपी भी रहे और मुख्तलिफ पोस्टों पे रहे, उनको भी तजर्बा है। अब सत्यजीत जी तजुर्बा किसको नहीं था, कमी किसकी रह गई? कमी पीछे उनकी रह गई जो उस वक्त यहाँ मौजूद है। जब हम लोग इनसे हमारे निवेदन किया था भाई तुम ये ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसे चले जा रहे हैं, मेहरबानी करके आप लोग फोर्स मंगाइए, इंतजाम करिए। कितनी बार मिले आप 31 तारीख से पहले? 4-5 दफ़ा मिले हम तीनों विधायक उनसे। लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसका मतलब है उनके ऊपर भी कोई सरकार से कोई ऊपर कोई सरकार की मजबूरी होगी। मतलब आपने जब बात करी, आप कह रहे जूं नहीं रहेंगे, आप क्या, आपको क्या नहीं दिखाई दिया? कहते भाई करेंगे, देखेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करो, ऐसा नहीं होने दें। क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? अरे भाई कम से कम प्रशासन की स्तर, प्रशासन की तरफ से फोर्स मंगानी चाहिए थी ना। जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन करना चाहिए था ना। पुलिस प्रशासन तो था वहाँ पर मौजूद। कहाँ था वहाँ प्रशासन?
जो भी उन्होंने अपनी लोग लगाए, कितने लोग थे आप एक बता बात दीजिए, बताओ। क्योंकि आप वहाँ मौजूद। घटना घटने के बाद तो वो फोर्स आ गई, घटना घटने से पहले वो फोर्स कहाँ क्यों नहीं बढ़ाई इन्होंने? फिर क्या फायदा था उसका? अगर इसी फोर्स को ये पहले बढ़ा लेते छोटे भाई, तो शायद ये घटना ही नहीं करते। ठीक है, तो आपने मोहम्मद इलियास को सुना और सीधे तौर पर प्रशासन पर सीधा आरोप, जो प्रशासन वहाँ पर मौजूदा जी। प्रशासन था, उनका ये कहना है कि बिल्कुल, 4-5 बार मुलाकात करने के बावजूद भी, बहुत शुक्रिया आपका, चलिए 4-5 बार मुलाकात करने के बावजूद भी कोई भी किसी भी प्रकार का कदम जो है नहीं उठाया गया, और मौजूदा जो एसपी डीसी है वहाँ पर, ठीक अगर है उनकी ही जितेंद्र, ड्यूटी होती तो बिल्कुल शायद बहुत बहुत ये शुक्रिया घटनाक्रम आपका ना जुड़ने के लिए, होता। अब तमाम ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मॉनसून सत्र की जो शुरुआत होने वाली है वो कल से होगी। विधायक मोहम्मद इलियास का निशाना देखने को मिला। हिंसा में एक तरफा कार्रवाई हुई है, ये बात उन्होंने कही, और साथ ही बजरंग दल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहम्मद इलियास ये कहते भी नजर आए, मोनू मानेसर को सरकार नहीं पकड़ रही है। निशाना भी साधा है, हिंसा से पहले हमने सुरक्षा की मांग की थी। बीजेपी केवल और केवल 2024 की तैयारी निशाना साधते नजर, सवाल भी खड़े करती।